नमस्कार दोस्तों। इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और वो देश जिनका नाम सुनते ही कभी पूरी दुनिया सहम जाती थी, आज खुद अपने अस्तित्व और रणनीतिक मजबूती को लेकर नए सवालों का सामना कर रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर और अजेय राष्ट्र माना जाता था। उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व और कूटनीतिक प्रभाव इतना व्यापक था कि कोई भी देश उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। इजराइल, जो मध्य पूर्व में अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और खुफिया एजेंसियों के लिए जाना जाता था, उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। लेकिन आज के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह सिर्फ एक रीजनल टेंशन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसे ग्लोबल पावर गेम में बदलती जा रही है जहां हर देश अपनी चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है और हर मूव के पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हुआ है। सबसे पहले साफ समझ लो, यह जो पूरा मामला दिख रहा है यह उतना सिंपल नहीं है जितना हेडलाइंस में दिखाया जा रहा है। असली खेल इसके नीचे चल रहा है और वही इस पूरी कहानी को खतरनाक बना रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता अब सिर्फ ईरान नहीं रहा, बल्कि वो नेटवर्क है जो धीरे धीरे बनता दिख रहा है। क्योंकि जब एक देश अकेले खड़ा होता है तो उस पर दबाव डालना आसान होता है, लेकिन जब उसके पीछे सपोर्ट सिस्टम बन जाए तो पूरा समीकरण बदल जाता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि हर लेवल पर एक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है। डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस और मिलिट्री, तीनों फ्रंट पर एक साथ। अब सबसे अहम एंगल भारत, क्योंकि इस पूरे गेम में इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज और चाबहार पोर्ट के आसपास बढ़ती हलचल ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। एक तरफ इंडियन ऑयल टैंकर्स इस हाई रिस्क जोन से गुजर रहे हैं जहां हर मूवमेंट पर खतरा बना हुआ है, और दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट, जो इंडिया के लिए सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है, वह भी इस बढ़ते तनाव के बीच सीधे फोकस में आ गया है। रिपोर्ट संकेत दे रही है कि इस पूरे रीजन में मिलिट्री और सर्विलेंस एक्टिविटी बढ़ी है और हर देश अपनी मौजूदगी मजबूत करने में लगा हुआ है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उन्हें अगर सिर्फ एक साधारण क्षेत्रीय तनाव मान लिया जाए तो यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि सतह पर जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें हर देश अपनी चाल शतरंज के खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार की तरह चल रहा है जो आने वाले 10 साल आगे तक का हिसाब लगा चुका है। खाड़ी के पानी इस समय सिर्फ तेल नहीं, बल्कि अनिश्चितता, डर और शक्ति संतुलन की खामोश लहरों से भरे हुए हैं। हर गुजरता जहाज, हर उड़ता ड्रोन और हर सैटेलाइट सिग्नल इस बात की गवाही दे रहा है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े टकराव का कारण बन सकती है। अमेरिका की बेचैनी अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रही है। पहले जहां उसका पूरा ध्यान ईरान पर केंद्रित था, वहीं अब उसकी नजरें एक उभरते हुए नेटवर्क पर टिक गई हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बन रहा है। यह नेटवर्क सिर्फ सैन्य गठजोड़ नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग की परतें भी शामिल हैं। वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर यह नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो उसका दशकों पुराना प्रभाव इस क्षेत्र में कमजोर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उसकी गतिविधियां जमीन, आसमान और समुद्र, तीनों जगहों पर एक साथ बढ़ गई हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार सिग्नल इंटरसेप्ट कर रही हैं। नौसेना के जहाज रणनीतिक पॉइंट्स पर तैनात किए जा रहे हैं और डिप्लोमैट चैनल्स के जरिए हर देश पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प और सबसे संवेदनशील किरदार बनकर उभर रहा है वह है भारत। भारत इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से हर रास्ता किसी न किसी जोखिम की ओर जाता है। एक तरफ उसकी ऊर्जा जरूरतें हैं जो उसे खाड़ी के तेल पर निर्भर बनाती हैं,
और दूसरी तरफ उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसे इस क्षेत्र में एक मजबूत और स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में से एक है, इस वक्त एक संभावित फ्लैश पॉइंट बन चुका है। हर दिन सैकड़ों टैंकर इस संकरे रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब हर गुजरता जहाज एक सवाल बन गया है। क्या वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? इंडियन ओनेल टैंकर्स इस समय इस हाई रिस्क जोन से गुजर रहे हैं, और हर मूवमेंट के साथ खतरे की एक अदृश्य परछाई उनके साथ चल रही है। समुद्र की सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन नीचे, बहुत नीचे, कहीं ड्रोन की हलचल, कहीं पनडुब्बियों की चुपचाप मौजूदगी, और कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिग्नल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हालात उतने शांत नहीं हैं जितने दिखते हैं। यही नहीं, चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि एक रणनीतिक दरवाजा है, अब इस पूरे तनाव के केंद्र में आ गया है। यह पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, और यही बात इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि चाबहार के आसपास सैन्य और निगरानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ऐसी हलचलें देखी गई हैं जो सामान्य व्यापारिक गतिविधियों से मेल नहीं खाती। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारी है, या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा हुआ है? क्योंकि जब किसी क्षेत्र में एक साथ कई देशों की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, या कम से कम हर कोई उसके लिए तैयार हो रहा है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि उसे संतुलन बनाकर चलना है। एक तरफ उसके अमेरिका के साथ मजबूत होते संबंध हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ उसका ऐतिहासिक और रणनीतिक जुड़ाव है। अगर वह किसी एक पक्ष की ओर ज्यादा झुकता है, तो दूसरा पक्ष उसे शक की नजर से देखने लगेगा, और यही वह स्थिति है जिससे बचना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इस खेल में न्यूट्रल रहना भी एक तरह का पक्ष चुनना बन जाता है। इस बीच एक और परत इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना रही है, और वह है जानकारी का खेल। जो कुछ सामने आ रहा है वह पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली गतिविधियां, असली समझौते और असली रणनीतियां पर्दे के पीछे तैयार हो रही हैं। कभी कोई लीक हुई रिपोर्ट, कभी कोई अनाम अधिकारी का बयान, और कभी कोई अचानक सामने आई सैटेलाइट तस्वीर। ये सब मिलकर एक अधूरी कहानी बताते हैं, जिसे जोड़ने की कोशिश हर विश्लेषक कर रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंध में छुपी हुई है। और इसी धुंध के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या यह सब सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है, या फिर यह किसी बड़े टकराव की प्रस्तावना है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध अक्सर अचानक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे बनते हैं, छोटे छोटे घटनाक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में, जो एक दिन जाकर एक विस्फोटक स्थिति में बदल जाती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि वह इस बदलते हुए समीकरण को कितनी तेजी और समझदारी से पढ़ पाता है, क्योंकि अगर उसने एक भी गलत कदम उठा लिया तो उसका असर सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या विदेश नीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि दिल्ली में इस समय लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है, जहां हर संभावित स्थिति पर चर्चा की जा रही है और हर संभावित खतरे के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि जो दिख रहा है वह शायद उस कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, नए खुलासे होंगे, नए गठजोड़ सामने आएंगे, और शायद कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो इस पूरे क्षेत्र की दिशा ही बदल देंगे। सवाल यह नहीं है कि कुछ होगा या नहीं, सवाल यह है कि कब और कैसे होगा। और जब वह पल आएगा, तब यह तय होगा कि इस ग्लोबल पावर गेम में कौन खिलाड़ी बना रहता है और कौन सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाता है। भारत के लिए यह सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं है, बल्कि एनर्जी सप्लाई, ट्रेड कनेक्टिविटी और रीजनल इन्फ्लुएंस तीनों का सवाल है। यही वजह है कि भारत इस वक्त एक बेहद संतुलित लेकिन अलर्ट मोड में काम कर रहा है। ना पीछे हटना है, ना बिना सोचे आगे बढ़ना है।
इसी बीच इजराइल की पोजीशन और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। वहां साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर खतरा महसूस हुआ तो सीधा एक्शन लिया जाएगा, और यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक क्लियर सिग्नल है कि हालात कभी भी अचानक बिगड़ सकते हैं। अगर एक भी बड़ा स्ट्राइक होता है तो उसका रिएक्शन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा रीजन चेन रिएक्शन में आ सकता है। मिडिल ईस्ट के बाकी देश जैसे सऊदी अरब और यूएई फिलहाल बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी टेंशन भी बढ़ रही है। कारण साफ है, उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पर टिकी है, और अगर सप्लाई चेन में हल्की सी भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधा उनकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसीलिए वे खुलकर किसी एक साइड में नहीं जा रहे, लेकिन हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। यूरोप की स्थिति और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बाहर से वह शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी सबसे बड़ी चिंता एनर्जी सिक्योरिटी है। अगर ऑयल और गैस की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो यूरोप की इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों पर भारी असर पड़ेगा। इसलिए वह एक तरफ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ अपने बैकअप प्लान्स पर काम कर रहे हैं। तुर्की इस पूरे गेम में एक ऐसा प्लेयर है जो कभी भी गेम बदल सकता है। उसकी पॉलिसी हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है, और वो अक्सर वह अपने फायदे के हिसाब से कदम उठाता है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई बड़ा बदलाव आता है तो तुर्की उस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहेगा। एशिया में जापान और साउथ कोरिया जैसे देश सीधे इस लड़ाई में नहीं है, लेकिन उनकी चिंता सबसे ज्यादा है एनर्जी सप्लाई। यह देश पूरी तरह मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करते हैं, और अगर वहां से सप्लाई रुकती है तो उनकी इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए वह अमेरिका के साथ मिलकर हर सिचुएशन के लिए तैयार हो रहे हैं और सौवे हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो उसकी स्थिति भी काफी नाजुक है। एक तरफ उसके ईरान के साथ रिश्ते हैं और दूसरी तरफ उसकी अपनी डिपेंडेंसी अलग अलग देशों पर है। इसलिए वह इस पूरे मामले में बहुत सावधानी से चल रहा है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उसे भी अपनी पोजीशन साफ करनी पड़ेगी। अब असली खेल शुरू होता है ग्लोबल ट्रेड रूट्स का, जहां सिर्फ जहाज नहीं चलते बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बहती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप एक साधारण समुद्री रास्ता समझते हैं तो आप तस्वीर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं। हकीकत यह है कि यह दुनिया की लाइफलाइन है, एक ऐसा चौक पॉइंट जहां से हर दिन दुनिया के करीब 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। सोचिए, अगर इस एक रास्ते पर जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती है। जैसे ही यहां तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं, और तेल महंगा होते ही हर चीज महंगी होने लगती है। ट्रांसपोर्ट, फूड, मैन्युफैक्चरिंग, यहां तक कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतें भी। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक भौगोलिक लोकेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि दुनिया अब इस एक रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जहां निर्भरता ज्यादा होती है वहीं जोखिम भी सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि आज कई देश और क्षेत्र वैकल्पिक ट्रेड रूट्स, ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स और नई सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज पर तेजी से काम कर रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें वह जमीन और समुद्र दोनों के जरिए नए व्यापारिक रास्ते बना रहा है, ताकि किसी एक समुद्री चौक पॉइंट पर निर्भरता कम हो सके। इसी तरह भारत भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिससे वह सेंट्रल एशिया और यूरोप तक बिना हार्मुज़स पर पूरी तरह निर्भर हुए पहुंच बना सके। यूरोप भी अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने यह समझ लिया कि अगर सप्लाई चेन एक ही स्रोत या एक ही रास्ते पर टिकी होगी तो संकट के समय पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसीलिए अब वे LNG टर्मिनल्स बना रहे हैं, नए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अफ्रीका व अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ा रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के देश भी सिर्फ तेल बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते,
बल्कि वे खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब का विजन 2030 और यूएस और यूएई का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा की पूरी रणनीति को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि दशकों तक सस्ती रूसी गैस पर निर्भर रहने की नीति अचानक एक बड़े भू राजनीतिक जोखिम में बदल गई। इस संकट ने यूरोपीय देशों को यह एहसास कराया कि ऊर्जा सप्लाई का अत्यधिक केंद्रीकरण न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी खतरनाक हो सकता है। परिणाम स्वरूप अब यूरोप तेजी से अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविधीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जर्मनी जैसे देश, जो पहले एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे थे, उन्होंने रिकॉर्ड समय में नए एलएनजी टर्मिनल्स खड़े कर दिए ताकि अमेरिका, कतर और अन्य देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात की जा सके। इसके साथ ही नॉर्वे, अल्जीरिया और अजरबैजान जैसे वैकल्पिक सप्लायर्स के साथ पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे ऊर्जा प्रवाह के कई रास्ते बनाए जा सके और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। यूरोप न केवल गैस बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारी निवेश कर रहा है ताकि दीर्घकाल में ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके और भविष्य के झटकों से बचा जा सके। इसी बीच वैश्विक ऊर्जा समीकरण में मिडिल ईस्ट के देशों की रणनीति भी तेजी से बदल रही है। पारंपरिक रूप से तेल निर्यात पर निर्भर रहने वाले ये देश अब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विविध बनाने और हक़-ए-सून और खुद को वैश्विक व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके तहत वह तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में निवेश कर रहा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, खासकर दुबई और अबू धाबी, पहले से ही वैश्विक शिपिंग और एयर कार्गो नेटवर्क के केंद्र बन चुके हैं और अब अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और विस्तारित कर रहे हैं ताकि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार का प्रमुख कनेक्टिंग पॉइंट बन सके। इन पहलों का उद्देश्य सिर्फ तेल से आय बढ़ाना नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में एक अनिवार्य कड़ी बनना है। इस तरह जहां एक ओर यूरोप अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए रास्ते खोज रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट के देश इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका को और अधिक व्यापक और रणनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों में ऊर्जा और व्यापार दोनों के भू राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी रणनीतिक शिफ्ट का सबसे बड़ा असर यह होगा कि दुनिया धीरे धीरे एक मल्टी रूट ट्रेड सिस्टम की ओर बढ़ेगी, यानी अब व्यापार के लिए सिर्फ एक या दो मुख्य रास्तों पर निर्भरता नहीं होगी, बल्कि कई छोटे बड़े रूट्स का नेटवर्क तैयार होगा। इससे एक फायदा तो यह होगा कि अगर किसी एक जगह पर तनाव या रुकावट आती है तो बाकी रास्तों से सप्लाई जारी रखी जा सकेगी। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी। जितने ज्यादा रूट्स होंगे उतनी ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब सीधा है। अगर ग्लोबल ट्रेड स्थिर रहता है तो महंगाई कंट्रोल में रहती है, लेकिन जैसे ही सप्लाई चेन में कोई रुकावट आती है उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हार्मुज में तनाव के कारण तेल की सप्लाई बाधित होती है तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और अंततः हर चीज की कीमत बढ़ेगी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस एक रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय नए विकल्प तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग का। यानी देश अब अपने व्यापार को ऐसे देशों के साथ बढ़ा रहे हैं जो राजनीतिक रूप से उनके करीब हों या भौगोलिक रूप से पास हों, ताकि जोखिम कम किया जा सके। इसका मतलब यह है कि ग्लोबलाइजेशन अब एक नए रूप में बदल रहा है, जहां फोकस सिर्फ सस्ते उत्पादन पर नहीं बल्कि सुरक्षित और स्थिर सप्लाई चेन पर भी है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे चौक पॉइंट्स अभी भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी मोनोपोली
धीरे धीरे खत्म हो रही है। दुनिया अब एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रही है जहां जोखिम को बांटा जाएगा, रास्तों को विविध बनाया जाएगा और किसी एक क्षेत्र की अस्थिरता पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिलाने में उतनी सक्षम नहीं होगी जितनी पहले थी। यह बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन गहरा है और आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और लचीली बन पाती है। अब मिलिट्री एंगल को समझो। इस वक्त सिर्फ एक जगह टेंशन नहीं है, बल्कि कई जगहों पर एक साथ हलचल बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, दुनिया अब मल्टी फ्रंट टेंशन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अगर कहीं भी एक बड़ी चिंगारी भड़की तो उसका असर कई जगहों पर एक साथ दिख सकता है। अब वापस आते हैं इंडिया पर, क्योंकि इस पूरी कहानी में इंडिया की भूमिका सबसे अहम होती जा रही है। इंडिया ने अब तक जो पोजीशन ली है वो साफ है, बैलेंस्ड है और पूरी तरह अपने हितों पर आधारित है। यही वजह है कि इंडिया इस वक्त किसी एक ब्लॉक में फंसकर नहीं रह गया है। लेकिन यही स्ट्रेटजी अब सबसे बड़ा प्रेशर भी बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे दुनिया इंडिया से क्लियर स्टैंड की उम्मीद करेगी। और यही वो पॉइंट है जहां इंडिया को सबसे स्मार्ट तरीके से अपनी चाल चलनी होगी। अब एक और बड़ा एंगल, इकोनॉमिक वॉर। आज के समय में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि सैंक्शंस और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी हथियार बन चुके हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो बड़े बड़े इकोनॉमिक फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिनका असर हर आम आदमी तक पहुंचेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरे गेम में टाइमिंग बहुत अहम है। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते तय करेंगे कि यह सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी या फिर और भड़क जाएगी। और अभी जो संकेत मिल रहे हैं वह साफ बता रहे हैं कि दुनिया एक बड़े टर्निंग पॉइंट के करीब खड़ी है। यहां से जो भी फैसला होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, क्या यह सब एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है या फिर हालात धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर बताओ। अगर आपको ऐसी डीप और दमदार एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की असली तस्वीर दिखाई जाती है। आज हॉर्म्यूज की इन लहरों पर आप जो देख रहे हैं वह सिर्फ दो बेड़ों की जंग नहीं, वो 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की लड़ाई है। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति का घमंड है तो दूसरी तरफ मेरे देश की आन बान शान और हमारा विक्रांत। अब आपको गर्व होना चाहिए अपने भारत की नौसेना के जांबाज पर, और आप चाहते हैं कि अमेरिका का यह अब्राहम लिंकन हमारे तिरंगे के सामने घुटने टेके, तभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी एकजुटता जरूर दिखाइएगा। आपका एक लाइक शहीद कैप्टनों के सम्मान में एक सलाम है। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और चाहते हैं कि भारत की दहाड़ पूरी दुनिया सुने, तो अभी इस परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज यह आवाज रुकनी नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे विक्रांत ने वो सीक्रेट चाल चली जिसने अमेरिका के रडार को अंधा कर दिया। बने रहिए मेरे साथ। हॉर्मोज में सकरी पट्टी अब दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब भी दो विशालकाय एयरक्राफ्ट इतने करीब आते हैं तो शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगती हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैप्टन ने विक्रांत को हटने की अंतिम चेतावनी जारी दी है। अमेरिकी बेड़े के गन अपने हथियारों को रेडी टू फायर मोड पर ला चुके हैं, लेकिन भारतीय नौसेना की डेक पर जो शांति है वह किसी बड़े तूफान की आहट है। वॉशिंगटन को लग रहा था कि उनकी विशालकाय शक्ति देखकर भारत अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि विक्रांत के पीछे खड़ा 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प कितना मजबूत है। विक्रांत के साथ तैनात आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लॉक कर दिया। यह वह हथियार हैं जिनका दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। समंदर की खामोशी के बीच केवल इंजनों की गूंज सुनाई दे रही है। यह वर्चस्व की वह लड़ाई है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। आईएनएस त्रिकंद, जो अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ विक्रांत के साथ आ खड़ा हुआ, उसकी एंट्री ने खेल की पूरी बिसात बदल दी। अब अमेरिका के सामने केवल एक जहाज नहीं
बल्कि भारत की वह त्रिशक्ति खड़ी है जो किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने की ताकत रखती है। त्रिकंद ने आते ही इस पोजीशन इस तरह से ली कि उसने अमेरिकी बेड़े के एग्जिट पॉइंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब यह केवल जहाजों का टकराव नहीं बल्कि आसमान में किसी भी तरीके से साफ टकराव के रूप में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी F-35 और F-22 और भारतीय राफेल M के बीच में डॉग फाइट जैसी स्थिति बन चुकी है। लेकिन भारत ने यहां एक ऐसी कूटनीति चाल चली है जिससे पेंटागन के हाथ पांव फूल गए हैं। भारतीय नौसेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को दी गई औपचारिक सूचना ने पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को अचानक बदल दिया है, क्योंकि इस घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि संबंधित समुद्री क्षेत्र अब भारत के विशेष सुरक्षा अभ्यास के अधीन है और किसी भी बाहरी सैन्य गतिविधि को सीधा उल्लंघन माना जाएगा। इसी बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन की मौजूदगी ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि वह केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। जैसे ही यह सूचना वॉशिंगटन पहुंचती है, अब्राहम लिंकन के कमांडर को एक गुप्त कॉल मिलता है। एक ऐसा कॉल जो केवल सैन्य निर्देश नहीं बल्कि संभावित वैश्विक टकराव की दिशा तय कर सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका पीछे हटेगा और कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा, या फिर वह इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच सीधा तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा जुटाई गई जानकारी ने पूरे परिदृश्य को एक नए आयाम में बदल दिया है। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा था कि अमेरिका की आक्रामकता का मुख्य कारण ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण है, लेकिन अब सामने आ रही सूचनाएं इशारा करती हैं कि असली लक्ष्य कहीं अधिक गहरा और दीर्घकालिक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEC को रोकना। यह कॉरिडोर भारत के लिए केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि एक रणनीतिक पहल है जो उसे वैश्विक सप्लाई चेन में एक केंद्रीय भूमिका दिला सकती है और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी चुनौती देती है। यदि यह कॉरिडोर सफल होता है तो भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरेगा, और यही बात कुछ वैश्विक शक्तियों को असहज कर रही है। अमेरिकी रणनीति, जैसा कि खुफिया रिपोर्ट संकेत देती है, इस कॉरिडोर की गति को धीमा करने या उसे अस्थिर करने की हो सकती है ताकि वैश्विक व्यापार मार्गों पर उसका पारंपरिक प्रभाव बना रहे। इस पूरी स्थिति में भारत के सामने चुनौती केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। उसे एक ओर अपनी संप्रभुता और रणनीतिक हितों की रक्षा करनी है, तो दूसरी ओर वैश्विक मंच पर संतुलन बनाए रखना है ताकि यह टकराव खुले संघर्ष में न बदल जाए। आने वाले कुछ घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह स्थिति केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहती है या फिर यह 21वीं सदी के सबसे बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप ले लेती है, जिसमें केवल दो देश नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था दांव पर होगी। लेकिन विक्रांत और त्रिकंद की जोड़ी ने दिखा दिया कि भारत के रास्तों को रोकना अब नामुमकिन है। घंटों तक चले उस तनावपूर्ण स्टैंडोनफ के बाद दुनिया की महाशक्ति के सबसे बड़े बेड़े को समझ आ गया कि 2026 का भारत अब दबाव की राजनीति का शिकार नहीं होगा। वॉशिंगटन से आए एक गुप्त संदेश के बाद USS अब्राहम लिंकन ने अपने लड़ाकू विमानों को वापस बुलाया और अपनी दिशा बदल दी। यह केवल एक जहाज का पीछे हटना नहीं था, यह भारत की इच्छा शक्ति और रणनीतिक कूटनीति की बड़ी जीत थी। पेंटागन ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया, लेकिन दुनिया जानती है कि क्या हुआ। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपने व्यापारिक मार्गों की रक्षा की। लेकिन दोस्तों, यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह उस वादे की जीत है जो भारत ने अपने सैनिकों से किया है। चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मुस हो या चाबहार, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। स्थिति अब भी संवेदनशील है और चाबहार के आसपास हलचल लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ने अपने लॉजिस्टिक बेस की गतिविधियां तेज कर दी हैं
और संसाधनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। सबसे अहम बात यह है कि इन मूवमेंट्स को भारतीय सैटेलाइट सिस्टम ने रिकॉर्ड किया है और इस आधार पर भारत ने अपनी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक किया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इंतजार के मूड में नहीं है। अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे, तनाव की स्थिति ऐसी बढ़ती रही, तो किसी भी क्षण भारत की तरफ से पलटवार किया जाएगा। यह बयान अपने आप में इस बात का संदेश है कि भारत स्थिति को केवल देख नहीं रहा, बल्कि उसके हिसाब से बदलने की तैयारी में भी बैठा है। समंदर के इस पूरे क्षेत्र में अब जो माहौल बन चुका है, वह बेहद संवेदनशील है। हर जगह, हर मोमेंट, हर निर्णय पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी छोटी सी गलती का परिणाम बड़ा टकराव हो सकता है।